तो हम लोगों ने इतनी सारी रिएक्शन के बाद ये वाला आपको पता होना चाहिए, सॉल्ट प्लस एसिड, नया सॉल्ट नया एसिड, व्हाइट प्रेसिपिटेशन मिलेंगे। यहाँ पे कौन कौन से मिलेंगे? थिक व्हाइट प्रेसिपिटेशन। एक गर्डी व्हाइट है, गर्डी मतलब दही आपने देखा होगा, દહીં થોડું વધારે પાણી વાળું હોય, પોદા જે છે આપણે ખાસ નાખી દઈએ અને જે that is कर्डी व्हाइट, ऐसा प्रेसिपिटेशन HCl2 में मिलेगा। और एकदम थिक अमूल का जो पाव मतलब वो कप में जो दही आता है ना, वो प्रेसिपिटेशन ऐसे मिलेंगे इसके। और जो पाउच में आता है ना दही, इसके प्रेसिपिटेशन ऐसे होंगे पानी वाले, ठीक, कर्डी एंड थिक। और थायोसल्फेट वाला मैं वापस बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सोडियम थायोसल्फेट HCl के साथ रिएक्ट करेगी। सोडियम थायोसल्फेट मतलब सोडियम सल्फर और ऑक्सीजन 223 रिएक्शन करेगा तो NaCl, वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फाइड, सिर्फ सल्फर मिलेगा यहाँ पे। फिर सल्फर मिलेगा विच अपीयर इन द फॉर्म ऑफ पेल येलो सस्पेंशन। तो आपको मतलब पीला सस्पेंशन मिलेगा जिसमें ये सॉलिड फॉर्म में होगा, पानी तो ये है, गैसियस फॉर्म में वो ये हो जाएगा, और ये भी थोड़ा बहुत सॉलिड होता है। सल्फर थोड़ा येलोइश बैकग्राउंड में रहता है, तो येलोइश कलर वाला है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जितनी भी प्रॉपर्टी अब तक हम लोग पढ़े हैं वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की थी। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में प्रॉपर्टीज देखते हैं। मैं इनको एक बार और आपको समझा दूं। सोडियम थायोसल्फेट वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिएक्शन में कोई हम लोग प्रेडिक्शन कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ कुछ रिएक्शन है जो हर बार पूछी जाती है। बाकी सब में तो जनरलाइज आइडिया आपको पता होता है कि एसिड है और कार्बोनेट है तो शायद ये कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, तो सल्फाइड है तो ये आएगा। लेकिन ऐसी रिएक्शन पूछा करते हैं, रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद सोडियम थायोसल्फेट, ना फॉर्मूला दिया कुछ दिया, तो तब जाके आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक, चलो concentrated hydrochloric acid action with metallic nitrate। तो मेटल नाइट्रेट कोई भी हो, फॉर एग्जांपल सोडियम नाइट्रेट, इनका रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ आपको KCl, तो सॉल्ट प्लस एसिड, न्यू सॉल्ट न्यू एसिड, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में एसिड, सॉरी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, क्योंकि हमको पता है एसिड है तो हमेशा सॉल्ट वाटर ऐसा बनाता है, लेकिन सॉल्ट के साथ जब रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट एसिड न्यू सॉल्ट न्यू एसिड। ये आप एग्जाम में बैठे ना तब आपके दिमाग में आना चाहिए, ऐसे ऊपर से आगे आगे ऐसा नहीं चलेगा। रिएक्शन को देख के 3-4 आइडियाज दिमाग में तुरंत क्लिक होने चाहिए कि हाँ ये जो दिया है प्रोडक्ट वो हमको मिला है सॉल्ट है। सॉल्ट पहचाने कैसे? तो मेटल क्लोराइड, मेटल नाइट्राइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल सल्फेट, मेटल सल्फाइड, ये सारे सॉल्ट आते हैं जिनकी मेटल होना चाहिए, और क्लोराइड या तो नाइट्रेट या तो सल्फेट सल्फाइड, ये चीजें हैं तो वो सॉल्ट कहलाएगा। क्योंकि सॉल्ट इज आपको पता होना चाहिए सॉल्ट कब बनता है, जब एसिड बेस हो। तो मैं यहाँ पे कोई भी एसिड ले लेते, चलो HNO3, तो हमको बेस के साथ रिएक्शन NaOH, तो आपको जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो सोडियम नाइट्रेट मिलेगा, तो ये सॉल्ट है। कब कैसे बना? मेटल जो बेस में था और NO3 जो एसिड का था, इनका ये रेडिकल का कॉम्बिनेशन है ये, फिर वाटर मिलता, यस H2। तो जब भी नाइट्रेट है, कोई भी मेटल नाइट्रेट, तो वो एसिड से आया होगा, ऐसा हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। इसको हम लोग सॉल्ट बोल सकते हैं। सॉल्ट का क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़े हैं, तो उनको एक बार वापस देखो, उस वक्त भी मैंने यही चीज बोली थी
कि जो भी क्लोराइड, सल्फेट, सल्फाइड, नाइट्रेट, कार्बोनेट, क्योंकि कार्बोनेट कहाँ से आया तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड के साथ कार्बोनिक एसिड NaOH को रिएक्ट करवाएगा। सल्फेट या सल्फाइट हो तो हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक क्या H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, क्लोरीन हो तो हाइड्रोक्लोरिक। क्लोराइड मतलब ये जो सोल्ट है वो एसिड में से ही बनते हैं ना। हाँ, हमको ऐसा ही मानना है कि एसिड एसिड से ही बने। ठीक, नेक्स्ट एक्शन विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनके रिएक्शन के साथ। देखो पहली रिएक्शन तो ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट वाला इंपॉर्टेंट है। फिर सोडियम मेटल सल्फाइड, सल्फाइड की बात कर रहा हूं सिर्फ Na2S वाला। फिर एक रिएक्शन होती, ये तो बाकी की तो सिंपल थी, लेकिन ये है एक्शन विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से ना वो आपको पता होना चाहिए, जो इजीली ऑक्सीजन डोनेट करते। तो आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत सारे हैं, वन बाय वन में लेता हूं। concentrated hydrochloric acid react with oxidizing agent like MnO2 to liberate chlorine gas। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखो नया रिएक्शन है ये और नया फॉर्मूला भी है इनके। सर ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो बेसिस ही है ना? हाँ बेस है ना, बेस सारे। मेटल ऑक्साइड कोई भी हो, फॉर एग्जांपल MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस HCl, 4 नंबर दिए हैं, जरा देखते हैं। मनकल मतलब MnCl2 प्लस वाटर मिलेगा प्लस क्लोरीन गैस मिलेगा। तो यहाँ पे आप वो नहीं लगा सकते कि आपको याद होना चाहिए एसिड है बेस है, सॉरी बेस है एसिड है, मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड ऑल आर बेसिस। तो बेस एसिड सॉल्ट प्लस वाटर, लेकिन क्लोरीन गैस एक्स्ट्रा है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हम लोग पढ़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये रिएक्शन फेमस है। दो तीन ये सारे रिएक्शन इसकी फेमस है, मतलब इनका 8 हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो सर मुश्किल हो जाएगा ना पता करना। कैसे? एग्जाम्पल कि आपको एक बेस दे दिया है तो आप उसे पता कैसे करोगे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत कम है, यहाँ पे 3-4 लिखे ना वही है, फिर HNO3 खुद है। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में आपको वहां पे टिपिकली कुछ स्टेटमेंट दिए और कुछ एग्जांपल दिए, वो आपको पता होना चाहिए। लेकिन हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का KMnO4 MnO मतलब Mn जहां पे मैंगनीज ऑक्साइड जहां पे है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लीड वाला है, लीड ऑक्साइड, लीड डाइऑक्साइड, लीड ट्राइऑक्साइड, टेट्राऑक्साइड एंड KMnO4 एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये कुछ ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिने चुने हैं सर। हाँ देखो कॉपर ऑक्साइड है, उसे हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई यस तो वो अपना ऑक्सीजन दे देगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों नहीं हुआ? वो रिएक्शन देखो वो अलग चीज है। कॉपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, मतलब हमेशा वो ऑक्सीजन डोनेट करेगा, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बाकी ये सिचुएशन ये ऐसी आई कि उसके पास सिर्फ एक रेडिकल है, वही उनको उन्होंने एसिड को दे दिया, तो फिर वो नॉर्मल है, वो रिएक्शन नॉर्मल है। ठीक, क्या क्या फर्क है मैं बता रहा हूं, सुनो। कॉपर ऑक्साइड तूने बोला और उसका HCl के साथ रिएक्शन, तो कॉपर क्लोराइड मिलेगा, मतलब 2 मिलेगा और H2O मिला, यहां पे क्लोरीन बचा ही नहीं है। ये रिएक्शन देख, इसमें क्लोरीन अलग है, ये रिएक्शन उसमें क्लोरीन अलग है। लेकिन अगर हमें देखे MnO2 में देखे MnO2 प्लस HCl देखे तो उसमें हम HCl के आगे 2 लगाए तो क्लोरीन कहाँ बचता है? ये हम लोग जैसे चाहे ऐसे रिएक्शन नहीं होती है, ये रिएक्शन करके
उन्होंने फाइंड आउट किया कि क्लोरीन गैस भी मिला है। उसके बाद उसको कंक्लूजन मिला कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो, फिर बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने 4 लिया है। तो ये हमारे दिमाग की बनाई, वैसे तो रिएक्शन में भी कर सकता हूं कि इसका इसके साथ इसका बैलेंस, ये बैलेंस हो गया, खत्म। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना पड़ेगा, इसीलिए तो इसको अलग पूरा पढ़ रहे हैं हम लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हेडिंग में पढ़ रहे हैं। ठीक, तो जहां पे क्लोरीन एक्स्ट्रा भी है, यहाँ पे साथ में भी, यहाँ पे सिर्फ साथ में एक्स्ट्रा नहीं मिला है। तो ऐसे केसेस में मैंने बोला ना गिने चुने नाम है, 5 नाम अभी मैंने बोले, मैंगनीज डाइऑक्साइड, लीड डाइऑक्साइड, ट्राई लीड टेट्रोक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये 5 प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हर में देखो आपको क्लोरीन देखने को मिलेगा। तो ये सारी रिएक्शन आप टिक कर लो, बुक में लिख लो कहीं पे भी, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है 5। कौन से रिपीट करो तो। आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है? मैंगनीज डाइऑक्साइड नहीं है, लीड पेज नंबर डाइऑक्साइड, 145 पे। ट्राई लीड टेट्रोक्साइड, KMnO4 एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 है सर। तो वो सारी की सर, उसमें से 3 तो पूछी गई है बोर्ड में, देखो 3 रिएक्शन पूछी गई है। अब एक बाकी है तो वो शायद आ ही जाएगी, पोटेशियम डाइक्रोमेट वाली जगह देख लेना। ठीक, तो ये याद रखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्लोरीन अलग देगा। नाउ फॉर्मेशन ऑफ एक्वा रेजिया, नाम सुना होगा आपने शायद। गोल्ड किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, ना कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ करेगा, ना कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करेगा, ना कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ करेगा। Aqua, that is water, regia is royal, is mixture of 3 part of concentrated sulfuric acid and 1 part of concentrated nitric acid। देखो इसकी एक स्टोरी है। कोई राजा था, उनके राज्य में ओलंपिक जीतने वाला कोई गोल्ड मेडलिस्ट था, कोई साइंटिस्ट था, पता नहीं, अब वो स्टोरी मुझे भूल गया हूं मैं, फिर भी थोड़ा याद है। तो वो साइंटिस्ट था, उसको नोबेल प्राइज या तो कुछ गोल्ड मेडल मिला था। तो वो मतलब राज्य में कुछ दुष्काल हुआ और सारा धन संपत्ति खत्म, तो राजा ने सैनिक भेजे कि वो गोल्ड मेडल उसके पास है, या तो कुछ उनको बहुत धनराशि थी, गोल्ड मिला था, वो लेबोरेटरी में वो काम करने वाला है ना साइंटिस्ट, उसके पास लेके आओ, जाओ छीन के आओ। उनको किसी ने बता दिया भाई वो आ रहे हैं, वो लैब के अंदर सारे दरवाजे बंद कर दिए। अब सोचने लगा कि करूं क्या, जो भी था सोने का वो क्या करूं, कोई भी एसिड काम नहीं कर रहा था। तो उन्होंने ये डिस्कवर किया कि 3 पार्ट HCl लेना है और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड लेना है। वो जो सॉल्यूशन है वो गोल्ड को भी पिघला सकता है। फिर उन्होंने वो सॉल्यूशन बनाया, उसमें गोल्ड डाल दिया और हिलाया, पीला कलर का, मतलब थोड़ा पेल येलोइश कलर का बन गया। तो उन्होंने उसका नाम दिया है एक्वा रेजिया। ऐसी कुछ स्टोरी है, मैं भी शायद भूल गया हूं, लेकिन ये स्टोरी है थोड़ी बहुत। तो आपको ये पता होना चाहिए 3 HCl होना चाहिए और 1 HNO3 होना चाहिए। तो जो भी मिलेगा आपको वो मिलेगा NOCl। देखो नया है, नाइट्रोसिल क्लोराइड प्लस वाटर प्लस निसेंट क्लोरीन। इसके नीचे रिएक्शन दिया है, देखो गोल्ड के साथ जब ये निसेंट क्लोरीन रिएक्ट करता है, दैट इज Cl3, तो आपको मिलेगा गोल्ड क्लोराइड। अकेला ऐसा एसिड है, सॉरी अकेला ऐसा एक्वा रेजिया है जो गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनियम को पिघला सकता है, मतलब इट कैन रिएक्ट रेडिली। तो प्लेटिनियम की भी रिएक्शन दी है। ठीक, तो इसको एक्वा रेजिया नाम क्यों दिया है? क्योंकि ऐसा पानी जो रॉयल मेटल्स को डिसॉल्व कर देता है। रॉयल मेटल्स मतलब आपको पता है सोना है, प्लेटिनियम है, उनको भी डिसॉल्व। हाँ, यहाँ पे ऊपर की जो रिएक्शन है उसमें नेसेंट क्लोरीन 2 मिल रहा है,
लेकिन अगर आपको गोल्ड को पिघलाना है तो 3 नेसेंट क्लोरीन चाहिए। एक क्लोरीन किधर से लाओगे? ये वाला है ना, एक क्लोरीन और 2 क्लोरीन यहाँ से, मीन्स ये तो बैलेंस किया है। अब ये आपको सॉल्यूशन मिल गया है, इसमें ये चीज है आपको पता है, ठीक। अलग से इस क्लोरीन को पकड़ के लाओगे, इसके साथ रिएक्शन ऐसा नहीं है। ये किया तो आपको एक मिलेगा, वो ये होगा। अब उस सॉल्यूशन में ये भी है, क्लोरीन भी होगा ना एक्सेस में। अब आप उसमें गोल्ड डाल दो, तो उन्होंने अलग से शो किया है। तो गोल्ड डाल दिया तो वो सॉल्व जितना चाहिए उसके हिसाब से वो ले लेगा गोल्ड, जितना क्लोरीन चाहिए होगा, जितना उतना तो अवेलेबल है अंदर, ठीक। तो निसेंट क्लोरीन रिएक्ट विथ नोबल मेटल्स, ये भी शायद थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वा रेजिया का ये वाला याद रखना, 3 HCl एंड 1 HNO3। ये बाकी ये रिएक्शन कुछ नहीं है, आपको याद नहीं रखनी। ये किससे बनता है वो याद रखना है, HNO3 एंड 3 HCl। नाउ यूजेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत सारे यूजेस हैं। ग्लूकोज बनाने में स्टार्च से, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च से ग्लूकोज बनाने में ये हेल्प करेगा क्योंकि तोड़ देगा। नेक्स्ट, पॉलीसैकेराइड से सीधा मोनोसैकेराइड। यस यस, हम लोग खाते हैं ना वो, हमारी स्टमक में भी इसीलिए तो ये प्रेजेंट है। हालांकि उसका कोई फंक्शन हमारे स्टमक में बताया नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली ये रिएक्शन होती है। पॉलीसैकेराइड को मोनोसैकेराइड नहीं डाइसैकेराइड बनाएगा, शायद डाइसैकेराइड बनाता है, ठीक। लेकिन सर ग्लूकोज थोड़ी ना डाइसैकेराइड है। फिर डाइसैकेराइड के लिए एंजाइम होते हैं जो उसको मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक। बराबर, रेडी, ओके। फ्रुक्टोज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज है, मोनोसैकेराइड है। फिर बहुत सारे दूसरे सुक्रोज और ऐसा, तो 2 ग्लूकोज मिलके मैल्टोज नहीं है क्या? हाँ, मैल्टोज, माल्टोज मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड है। माल्टोज, फिर गैलेक्टोज, सॉरी मैं भूल, लैक्टोज मैं बता रहा हूँ, मतलब ग्लूकोज मैं भूल जाऊंगा, फिर फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज, ये 3 मोनोसैकेराइड है। इसके साथ ग्लूकोज मिल जाएगा तो सुक्रोज, फिर फ्रुक्टोज प्लस ग्लूकोज, मतलब इस दोनों को मिलाओ तो मिलेगा माल्टोज। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज लैक्टोज, ये डाइसैकेराइड। लैक्टोज मिल्क में होता है वो, हाँ, ठीक। तो ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, लैक्टोबैसिलस, इनका यूज करके। यस यस, चलो। तो इट इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लू फ्रॉम द बोन्स। हड्डी को सीधा डाल दो तो हड्डी में ज्यादा क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट। तो कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगा और रिएक्शन होगा, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर। हड्डी में से भी ग्लू निकलता है, ये आज पता चला। अरे भाई मैं इसमें बहुत एंटर नहीं होगा। हमारा जो हम लोग जैसे बॉर्न होते हैं, मदर की बॉडी, देखो बॉर्न बनना मुश्किल होता है, इट विल टेक लॉन्ग टाइम। एक छोटा सा फ्रैक्चर हो जाता है तो कैल्शिफिकेशन होना पड़ता है। तो मदर की बॉडी में जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, जैसे हमारी मदर की बॉडी में डेवलपमेंट हुआ है, तो इट विल टेक, बॉर्न बनने में देख 2-3 साल लगते हैं। तो इतनी देर तो मदर की बॉडी में रहेंगे नहीं हम लोग। तो नेचर ने क्या किया है, हमारे पूरा बॉडी किससे बनाया है, कार्टिलेज से, ठीक। तो कार्टिलेज फटाफट बन जाता है, इसलिए बच्चे को आप कैसे भी मरोड़ो तो कुछ होता नहीं है, तो उसके बोन अभी बने नहीं। तो जैसे ही फिर बर्थ हो जाता है, फिर उस कार्टिलेज पे कैल्शियम मिनरलाइजेशन, मतलब कैल्शियम डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है और बोन एकदम ठोस बन जाएगी। तो अब क्या है, एक तो कार्टिलेज है, कार्टिलेज ऑर्गेनिक पार्ट है। ग्लू मतलब आप ऐसा मत सोचो कि वो फेविकोल वाला ग्लू, वो नहीं, कैल्शियम को डिपॉजिट करने, कैल्शियम को चिपकाने का काम करेगा, तो मजबूत हो जाती है हड्डियां। जब बॉर्न होते हैं तो 212 बॉर्न होते हैं, तो अब एडल्ट में 206 हो जाते हैं। तो वो सारे का बहुत ज्यादा होते हैं, मैं सिर्फ 212 बोल रहा हूं ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि बॉर्न सर के 8 भाग होते हैं,
छोटे बच्चे को ऐसा ऐसा थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा सा प्रेस करो तो उनको आपको क्रीज दिखाई देगी। ये एक फ्रंटल बोन अलग होता है, यहाँ पे दो अलग होते हैं, ये वाला अलग होता है और पीछे वाला अलग होता है, ऐसे 6 पार्ट होते हैं। तो फिर ज्वाइन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर वो वर्टिब्रल कॉलम में भी लास्ट वाला कोक्सीजियल और वो सब फ्यूज्ड हो जाता है उसके बाद। वो हम लोग पढ़े तो हैं। जब बोन करते हैं तब अलग अलग होते हैं और एज्ड होने पे वो फ्यूज्ड हो जाता है। तो लास्ट का पार्ट होता है ना। एक मिनट, तो 2 चीज आपको याद रखनी है कि बोन को या तो सूखा दो, जैसे ही हम लोग सूखा देंगे तो पानी चला जाएगा, मतलब ऑर्गेनिक मैटर चला जाएगा, सिर्फ बचेगा वो इनऑर्गेनिक पार्ट बचेगा। अब उसको HCl में डाल दो, सारा इनऑर्गेनिक पार्ट चला जाएगा, सिर्फ बचेगा वो ऑर्गेनिक पार्ट है जिसको ग्लू बोला गया है। तो ये उसके बाद इसमें से बहुत सारी प्रोडक्ट बनती हैं जो हम लोग जानते हैं। आप थोड़ा सर्च करो कुछ कुछ प्रोडक्ट के किससे बनती है, ठीक, या तो ऐसा लिखो कि बॉन के ग्लू से क्या बनता है, उनकी प्रोडक्ट का नाम सुनो, आपको बहुत ताज्जुब होगा कि आप जो मतलब आइसक्रीम खा रहे हो उसमें भी कोई अलगी आ रहा है, या तो अलगी का एक्सट्रैक्ट आ रहा है। आप प्रोटीन का डब्बा लेके आए, उसमें अलगी भी है और मोनेरल्स भी हैं। तो ऐसा आप थोड़ा थोड़ा सर्च करो तो मजा आएगा, कॉमन चीज है, फिर छोड़ो उसको। It is used in the manufacturing of silver chloride needed for making photographic film. अभी एक रिएक्शन आया था, कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेशन मिलता है, सिल्वर क्लोराइड आया था रिएक्शन। तो फोटोग्राफ, अब तो फोटोग्राफिक फिल्म है नहीं, पहले तो नेगेटिव्स आती थी, अब ऐसा है नहीं, तो तब ये इस्तेमाल होता था। दूसरा, इट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज, ड्रग्स एंड पेंट। तो बहुत सारी जगह पे इनका डाइस मतलब कलरिंग एजेंट, या तो डी स्टेन करना है, या तो फिर ड्रग्स, बहुत सारी ड्रग्स, मतलब वो सिर्फ नशा वाली ड्रग्स नहीं होती हैं, ड्रग्स कैन आल्सो बी मेडिसिन। यस, डेफिनेशन WHO ने दिया है कि ऐसा सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस जो फिजियोलॉजी मॉडिफाइड करे उसको हम लोग ड्रग्स कहेंगे। तो फिजियोलॉजी अच्छे के लिए भी मॉडिफाई किया जाता है और बुरे के लिए भी होता है, तो वो ड्रग्स दोनों में आ जाते हैं। तो मेडिसिन इज आल्सो कॉल्ड ड्रग्स। से जो कोई भी ड्रग्स होते हैं उसको लिवर रोक देता है ना? नहीं, बहुत सारी चीजें अलग हैं। ड्रग्स को डिटॉक्सिफिकेशन का काम लीवर करता है, फिर एलिमिनेशन का काम किडनी। हाँ वही। हाँ, इट इज ऑल्सो यूज इन पिकलिंग ऑफ मेटल्स। अब मेटल के ऊपर कलर करना है तो जंग लगा है तो कलर करेंगे तो तुरंत उखड़ जाएगा, तो पिकलिंग मतलब उसके ऊपर HCl का मतलब सरफेसिंग करेंगे तो क्या होगा, जो भी महल होगा, આપણે સાબુ લગાડીને નહીએ तो मेटल को नहलाने के लिए HCl का इस्तेमाल करते हैं। Pickling removes metal oxide sticking to the metal surface. The clean surface of the metal is then galvanized or painted. तो galvanizing करना है या पेंट करना है तो पहले एसिड से उसको धोते हैं, that is known as pickling of metals. Next is it is used in the soldering of or welding metals. मेटल का जब वेल्डिंग करवाना होता है, इसको हम लोग सोल्डरिंग कहते हैं, तो वहां पे भी पिकलिंग करना पड़ेगा क्योंकि साफ करना पड़ेगा, तो वहां पे इस्तेमाल होता है। इट इज यूज इन द लेदर इंडस्ट्रीज फॉर टेनिंग, ऊपर से साफ सफाई करने के लिए। ये सीधा लेदर आया तो कोई अच्छा ही नहीं होता है। हम लोग जो पर्स लेके आते हैं, बेल्ट लेके आते हैं, वो इतना अच्छा नहीं होता लेदर, इसको बनाया जाता है, प्रोसेस करवाई जाती है, तो टेनिंग करने में मतलब उसके ऊपर से साफ सफाई करने में ये इनका इस्तेमाल होता है। जनरल यूज, इट इज यूज इन लेबोरेटरी, रिएजेंट लैब में तो बहुत बढ़ के होता है। इवन यूज फॉर एक्वारेजिया व्हिच इज यूज इन द डिसॉल्विंग रॉयल मेटल्स। रॉयल मेटल को डिसॉल्व करने के लिए तो आप ये जो ढूंढने जाते हैं, मतलब जो गोल्ड चोर होते हैं उनको क्या बोलते हैं पता नहीं, गोल्ड कुछ रश ऐसा कुछ प्रोग्राम आता है, तो ये लोग भी ऐसा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी चीज मिली उसको, धूल मिट्टी मिली उसमें गोल्ड भी है, वो डाल देंगे एक्वारेजिया में और ऐसा करेंगे तो गोल्ड पिघल जाएगा, मतलब डिसॉल्व हो जाएगा, फिर फिल्टर कर देंगे तो डिसॉल्व के साथ गोल्ड चला जाएगा और जो मिट्टी विट्टी है, कंकड़ है, वो ऊपर पड़े रहते हैं। टेस्ट फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखो टेस्ट, हर चैप्टर की टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां जहां दी है
वो एक दो क्वेश्चन तो पूछेंगे ही पूछेंगे, पक्का है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन टेस्ट पे होते हैं, लेकिन बोल के नहीं बोलेंगे कि ये टेस्ट है, बताओ ये क्या होता है। आपको ऑब्जर्वेशन लिखना होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन दिस रिएक्ट। तो आप लोग सोच लेते कि ये तो रिएक्शन पूछी है, एक्चुअल में वो टेस्ट होती है। तो पहली है ऑर्डर के हिसाब से, सूंघने से पता चलेगा, शार्प इरिटेटिंग ऑर्डर विच कॉज बर्निंग सेंसेशन इन द नजल पैसेज। बहुत जलेगा नाक, तो आपको पता लगाना है कि ये HCl। दूसरा, ग्लास रोड डीप अमोनियम सॉल्यूशन वाला, अमोनिया सॉल्यूशन में ग्लास रोड डीप करके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ वो रिएक्ट करेगा तो व्हाइट फ्यूम प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट जो है वो है ट्रीटिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट की अभी रिएक्शन आई थी, सिल्वर क्लोराइड वाइट कर्डी वाइट प्रेसिपिटेशन, ठीक, वाइट पीपीटी मिलेंगे कर्डी वाइट। तो ये ऑब्जर्वेशन बहुत बार पूछा है, तो पूछते ही रहेंगे, लेकिन आपको ये याद रखना है। कर्डी वाइट वाला मैं बता रहा हूँ, ऊपर वाला तो इजी है दोनों, ग्लास रोड वाला तो दोनों में आएगा, अमोनिया में भी ये टेस्ट आएगी, हम लोग पढ़ भी चुके हैं। अभी HCl का जो ग्लास का जार था उसमें हम लोगों ने पढ़ा व्हाइट फ्यूम्स होता है। और इसके नीचे वाला जो है वो याद रखिए, लीड के साथ लीड नाइट्रेट, सॉरी सिल्वर नाइट्रेट और लीड नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट दोनों के साथ जब डाइल्यूट HCl रिएक्ट करता है तो व्हाइट प्रेसिपिटेशन, तो इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है। तो सॉल्ट का जो क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़े हैं कि सारे सॉल्ट सॉल्युबल, ये देखो आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि वो वहां पे जरा देख लो वो टेबल, बाद में देख लेना, अभी नहीं, कि टेबल एक्सेप्शन भी दिए है। हाँ, वो टेबल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल होते हैं, ओके फिर कार्बोनेट इनसॉल्युबल होते हैं, पेज नंबर 51 पे ही दिया है। तो जो वो टेबल है उसके नीचे एसिड बेस के जो टेबल है उसके नीचे भी बहुत सारी चीजें दी हैं, उसमें से बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो थोड़ी स्मार्ट, मतलब स्मार्ट जिनको हम लोग बोलते हैं ना वर्क, वो करना है। सिर्फ काम तो गधे भी करते हैं और दूसरे लोग भी, मतलब दूसरी चीजें भी, मतलब सब लोग करते हैं। तो क्या काम करना है वो आप थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना है, वरना ये इतनी सारी रिएक्शन किसी के बस की बात नहीं। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री में थोड़ा दिमाग आप खुद का इस्तेमाल करो, ठीक। कभी बैठे हो तो देख लो कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछे, सिर्फ क्वेश्चन देख लो, रीड करने के लिए कौन बोल रहा है। क्वेश्चन देखो एक चैप्टर के कहाँ से मेरे को टारगेट, फिर वो टिक कर लो कि ये टारगेट करना है, फिर वही पढ़ना है, ठीक। तो उसी से आइडिया मिलता जाएगा। सो हियर वी कंक्लूड दिस चैप्टर, दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो भी है। चलो नेक्स्ट जो है वो है स्टडी ऑफ अमोनिया एंड कल नाइट्रेट। देखेंगे। हाँ, कल तो छुट्टी है, पहले ही बोल कल दिया। देखेंगे। नहीं कल छुट्टी है, इसलिए मैंने थोड़ा खींचूंगा 15 मिनट। परसों देखेंगे। वो भी परसों देखेंगे। सर देखो तो आपने पूरा का पूरा टाइम बनाया, देखो अपनी वॉच में क्या 15 मिनट तो दो। मतलब मेरे को समझ में नहीं आया। एक और काम सर करो, जेन्युइनली देखो तो 10 मिनट ही है, देखो जेन्युइनली। हाँ सर, ऊपर देखो जनरल मेरे में तो मेथड 7 तक मिनट ही करा आ दो, रही है। ऑकरेंस ऑफ अमोनिया गैस तक। चलो सिर्फ ना स्टार्ट ही फिर कर देते हैं, फिर इंट्रोडक्शन, अभी याद नहीं करना है। फिर आधा करेगी आधा नहीं करेगी। हाँ इसलिए तो बोल रहा हूँ, फिर कभी टू बी 10 मिनट बच गए ना तो वो बजा दो, वो लेके आए थे तो वो। आपको गाना बजाने वाला थे ना, कुछ बजा हाँ सर गा के तो गा के दिखाओ ना, ऐसा क्या कर रहे हो आपने देखो गाना कहा तो था। आपने मेरे से सुना है, अभी वो मुझे बैठना पड़ता है, वो वायलिन का पर जो, ऐसे नहीं सर, वायोलिन बजाते बजाते गाओ ऐसे, वो तो हमने नहीं सुना ना। अब वो उसी के लिए मुझे वो इंडियन स्टाइल में बैठना पड़ेगा। वायलिन बजाते आपने देखा होगा इंडियन स्टाइल, वो पैर पे रखते हैं टिकने के लिए, वो बैठ जाओ, अभी टाइम तो है ही हमारे पास। कुर्सी लेके बैठ जाओ। अभी देखो कुछ मेरे को गाना आता नहीं, मैं कीर्तन गाइश आई थिंक सो, और कुछ मुझे याद है तो मैं वो ही गाऊंगा। शायद यहाँ पे
चलेगा? अरे ये तो टूट जाएगा वरना। यहाँ पे मेरा आवाज नहीं आएगा। नहीं पाएगा, नहीं, यहाँ पे थोड़ा अटक रहा है। ठीक, कोई गाना 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 पुराना है, शायद किसी को आ जाए। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी वाले सर। सर वो गाना सर लग जा गले आता है, वो भी अच्छा है। एक मिनट, एक मिनट। गाय 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 जोरदार हो। मुझे दिखाना। सर आपने गाया तो नहीं? हाँ, देखा एक बार तो ये सिलसिले हुए, यहाँ पे जैसे मैं देखा एक बार तो ये यहाँ पे जब मैं सिलसिले। रखता हूँ तो ये गला थोड़ा दब जाता है, तो जो आवाज निकलनी हो वो बैठ के होता है। ठीक है, तो अभी कैसे बैठे, चलो। कल तो छुट्टी है, मैं इसके रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ। वापस एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैप्टर हो गया है तो उसके बोर्ड के क्वेश्चन 10 साल के पीछे दिए हैं, जितने भी दिए हैं वो सारे देखो कि आपको आ रहा है कि नहीं, उससे आइडिया लगाओ और क्या क्या इस चैप्टर में से पूछा जाता है। ठीक, चलो तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे। सर अगली बार बैठ के गाना। अब और सर हमको सुनने वो कुछ नया सॉन्ग लेके आना, मतलब कि सुनाना। पढ़ना पहले, वो बाद में होता रहेगा। वो तो होता रहेगा। क्या मुझे भी सिखाना, हाँ मुझे सिखाना। हाँ, वो तू बाद में सीखना। चलो, थैंक यू। 10th के वेकेशन में आना हो। ठीक है, थैंक यू।